सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में घर की याद कविता का आपको कुछ अंश पढ़ाया गया था। अब उसके पश्चात इसी कविता में आगे आते हैं। तो आगे आने से पहले एक बार फिर पिछले वाला जो काव्यांश है उसको देख लेते हैं। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। तो इस काव्यांश में कवि जो कि जेल में बंद है वो सावन को अपना संदेश वाहक बनाता है और सावन से अपेक्षा करता है कि वह उसके घर जाकर उसके परिवार वालों को उसकी वास्तविक स्थिति बताएगा। कवि अपने विषय में कहता है सावन से कि मेरे बारे में जाके कहना कि मैं यहाँ बिल्कुल बेफिक्र हूँ, काम भी करता हूँ और अपने घर वालों का नाम भी करता हूँ। चाहते हैं लोग कहना, और ये भी कहना मेरे घर वालों से कि यहाँ जेल में केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे क्रांतिकारी बंद हैं और वो सब मुझे प्यार करते हैं, चाहते हैं। मत करो कुछ शौक कहना, इसलिए मेरे विषय में कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद और कहना मस्त हूं मैं। सावन से अपेक्षा करता है कवि कि सावन उसका संदेश उसके माता पिता तक, उसके परिजनों तक पहुंचाए। सावन को कहता है कवि कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। और गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन है, घर घर चरखे चल रहे हैं, यहाँ जेल में भी जो क्रांतिकारी हैं वो चरखे चलाते हैं और मैं भी कातने में व्यस्त रहता हूँ। मेरे विषय में ये कहना, इसलिए घर वालों को मेरे विषय में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। ये भी कहना कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, घर की तुलना में मेरा वजन यहाँ आके बढ़ गया है और मुझे यहाँ ढेर सारा भोजन भी खाने को मिलता है। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, ये भी कहना मेरे विषय में कि मैं यहाँ निश्चिंत हूँ, खेलता कूदता हूँ, यानी समय अच्छे से व्यतीत हो रहा है। दुख डटकर ठेलता हूँ और दुख को मैं अपने पास नहीं फटकने देता, यानी बिल्कुल पूरी तरह से मैं निश्चिंत हूँ, चिंता मुक्त हूँ, मुझे किसी तरह का कोई कष्ट या दुख नहीं है। और कहना मस्त हूँ मैं मेरे विषय में बताना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, बेफिक्र हूँ, यो न कहना अस्त हूँ मैं। और जो तू मेरी वास्तविक स्थिति देख रहा है, वास्तविक स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। उस स्थिति के बारे में मेरे घर वालों को बिल्कुल मत बताना कि मैं बुझता हुआ जा रहा हूँ, जैसे सूर्य डूबता है वैसे मेरा स्वास्थ्य गिरता हुआ जा रहा है। ये वास्तविक स्थिति है मेरी, ये मेरे घर वालों से मत बताना, क्योंकि ऐसा सुनने पर उनको मेरे विषय में चिंता होगी। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। सावन से कवि कहता है कि मेरे विषय में जो सच्चाई है वैसी मत कह देना। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। जो वास्तविक स्थिति है मेरे घर वालों के बारे में, मेरे घर वालों को मेरी वास्तविक स्थिति के बारे में बिल्कुल मत बताना। कहना देना जागता हूँ, ये मत कहना कि मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। आदमी से भागता हूँ, ये मत कहना कि जो जेल में कार्य करने वाले जेलर और दूसरे सिपाही हैं वो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, इसलिए हम जब वो आते हैं कांपते हैं, घबराते हैं। तो ये मेरे विषय में बिल्कुल मेरे घर वालों को मत बताना। उसके बाद अगला काव्यांश है कहना देना मौन हूं मैं। मेरे विषय में जाके ये मत बताना कि मैं चुप रहता हूँ। खुद न समझू कौन हूं मैं और खुद में खोया रहता हूँ, अपने विषय में ही मुझे कुछ जानकारी नहीं रहती। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। मेरे विषय में कोई शक और शुबा की गुंजाइश उनमें मत छोड़ना और मेरे विषय में जो वास्तविक स्थिति है वो मत बता देना, बल्कि इसके विपरीत जो मैंने बताया है वो सारी चीजें बताना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, काटने में व्यस्त हूँ, बहुत सारा भोजन खाता हूँ, वजन बढ़ गया है, खेलता हूँ, दुख को पास फटकने नहीं देता। ये सारी जो विपरीत चीजें मैंने बताई हैं ये कहना, और जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में बिल्कुल कुछ मत बताना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वो न तरसे। तो
कवि अपने माता पिता का 5वां पुत्र है। वो सावन से कहता है कि हे हरे सजीले सावन, चारों ओर हरियाली है सावन माह में और चारों ओर सजावट है। तो वो कहता है हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, मैं तुम्हें पुण्य और पावन मानता हूँ, तुम बरस लो वे न बरसे, मेरे घर में जाके तुम बरसना। सावन को कहता है तुम खूब बरसना, लेकिन वे न बरसे यानी मेरे माता पिता की आंखों से मुझे याद करके आंसू ना बहे। 5वीं को वो न तरसे। 4 पुत्र उनके पास में है, घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे याद करके वो परेशान ना हो। 5वीं को वो न तरसे। तो इस तरह से बच्चे कविता पूरी हो गई, घर की याद। अब कविता के पश्चात इस कविता से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उन पे विवेचना कर लेते हैं। कविता के साथ पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। कवि राष्ट्रीय आंदोलन के कारण जेल में गया हुआ है, क्योंकि घर से उसको ऐसे संस्कार मिले हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है और राष्ट्र हित में चाहे जितना बड़ा कष्ट हो, अगर वो झेलना पड़े तो वो गौरव की बात है, इसलिए वो जेल में बंद है। जब वो जेल में बंद है तो एक रात सावन के महीने में खूब बारिश होती है, तो उसके प्राण और मन को उसके घर की यादें घेरने लगती हैं। एक एक परिजन उसके मन में, उसके ख्याल में आने लगता है। इसलिए पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में कवि ने एक समानता या एक संबंध स्थापित किया है। प्रश्न संख्या 2 है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो परिताप शब्द का अर्थ है कष्ट। परिताप का घर ऐसा घर जिसमें कष्ट का अनुभव होता हो। तो कवि की एक बहन जो विवाहिता है, वो सावन के महीने में लड़कियां अपने पिता के घर आती हैं। सावन के महीने में वो अपने मायके आई हुई है। अब क्योंकि उस समय टेलीफोन का दौर नहीं था, घरों में मोबाइल नहीं थे, इसलिए घर की स्थिति को चिट्ठियों से ही भेजा जाता था, लेकिन कोई चिट्ठी भी लड़की को नहीं मिली थी। वो ऐसे ही सीधे स्वभाव अपने घर आ गई और यह सोच के आई थी कि घर जाकर वह अपने भाई बहनों के साथ में खुश रहेगी, माता पिता के साथ में खुश रहेगी और उसको अपने पिता का घर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां वह अपने सारे भाई बहनों से मिलेगी। लेकिन जब वो घर आई होगी और उसे पता चला होगा कि उसका एक भाई जेल में बंद है, तो उसे अपने पिता का घर परिताप का घर या कष्टों का अनुभव देने वाला घर लगा होगा। प्रश्न संख्या 3, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। तो उसके पिता से संबंधित जो विशेषताएं थी वो काव्यांश में थी, उनको एक बार देख लें। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। तो क्या क्या विशेषताएं हैं कि उम्र पिताजी की क्या थी, बुढ़ापे की थी, लेकिन बुढ़ापा उनको एक पल पर भी उनके ऊपर हावी नहीं हुआ होगा। और क्या बताया गया है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। इस उम्र में भी वो दौड़ते हैं, खिलखिला के हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। मृत्यु से उनको किसी तरह की हिचक नहीं है, कोई डर नहीं है। शेर के आगे वो बिचकते नहीं, घबराते नहीं। बोल में बादल गरजता, जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज ऐसे निकलती है जैसे कि बादल गरज रहा हो। काम में झंझाला रजता, और जब वो कार्य करते हैं तो इतनी तीव्र गति से करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि तूफान की जो गति है वो उनकी गति के सामने लरज गई है, शर्मा गई है। आज गीता पाठ करके, प्रतिदिन पिताजी गीता पाठ करते हैं, दंड 260 करके, और प्रतिदिन बहुत ज्यादा कसरत करते हैं, 260 दंड लगाते हैं, खूब मुगदर हिला लेकर। तो ये पहलवानों का एक उपकरण होता है कसरत करने का, मुगदर, उसको वो हिलाते हैं, मूठ मिलाते हैं उनकी। लेकिन इतनी मजबूती और इतने ताकतवर होने के बावजूद भी वो बड़े भावुक इंसान हैं। जब वो, कवि कहता है कि जब वो नीचे आए होंगे, ऊपर के कमरे से नीचे सीढ़ियों से उतर रहे होंगे, नैन जल से छाए होंगे, तो उनकी आंखों से आंसू बह गए होंगे
और वही आंसू आज यहाँ जेल में मैं बारिश के रूप में अनुभव कर रहा हूँ। तो पिताजी के बारे में ये विशेषताएं उसने बताई हैं कि जब वो नीचे आए होंगे तो रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। हालांकि सारे बच्चे उनके पास में होंगे, लेकिन फिर भी अपने एक बच्चे की कमी वो महसूस करते होंगे और रो रहे होंगे। तो पिताजी के बारे में ये विशेषताएं कवि ने बताई है। उसके पश्चात प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। पंक्तियां हैं, मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो इन पंक्तियों में जो बस शब्द आया है उसका हमें वैशिष्ट्य बताना है कि उसका क्या विशेष प्रयोग है। तो यहाँ घर नहीं हूं बस यही है, मामूली सी बात है कि मैं अपने घर से दूर हूं। यहाँ तो कवि कहता है कि बात मामूली सी है, लेकिन फिर अगले ही पल वो कहता है किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन यह जो बस है मामूली सी बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ा बस है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसी बस से सब विरस है, और इसी बड़ी बात के कारण मेरे जीवन का जो रस है वो सूख गया है। तो मेरे जीवन में जो विरसता है, निरसता है, वो केवल इसी वजह से है, मामूली सी वजह से है, और वो ये है कि मैं अपने घर से दूर हूं। तो बस शब्द यहाँ विशेष रूप में प्रयोग हुआ है। 5वां और अंतिम प्रश्न है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। तो अंतिम 12 पंक्तियों पे जाते हैं। यहाँ से वो पंक्तियां, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। अपनी वास्तविक स्थिति को कवि अपने घर वालों से छिपाना चाहता है, क्योंकि उसकी वास्तविक स्थिति जैसा उसने कहा उससे बिल्कुल उल्टी है। वह रात भर जागता है, आदमी से डरता है, आदमी को देख के डरता है, और खुद अपने आप में खोया रहता है, खुद को पहचानता नहीं है। तो इस तरह से कवि पूरी तरह से गुमशुदा है और अपने घर वालों से अपनी इस वास्तविक स्थिति को छिपाना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि हरे सजीले सावन तुम बरस लो वे न बरसे। मेरे घर वालों को मेरे विषय में सोचकर कोई चिंता ना हो, 5वें को वो न तरसे और मेरी कोई कमी वो महसूस ना करें। तो बच्चों, ये कविता पूरी हो गई है। इस कविता के माध्यम से आपको तत्कालीन परिस्थितियों और सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है। तो ये सारे प्रश्नों के आदर्श उत्तर आप लिख लेंगे। धन्यवाद।